हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बेटा हम स्टार्ट करेंगे आज से बीएससी सेकेंड ईयर के लिए केमिस्ट्री, जिसमें कि हम पहले भी काफ़ी टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। इसमें हम आगे पढ़ेंगे कैटालिटिक प्रॉपर्टी। इससे पहले आप एक चीज़ देख लीजिए, अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए आपको फिजिक्स गुरु इंडिया आईडी पर जाकर फॉलो करना होगा, वहां से आप क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करना होगा, और टेलीग्राम इंस्टॉल करने के बाद सर्च बार पर डालेगा फिजिक्स गुरु इंडिया और वहां से आप चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, डी ब्लॉक की नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, जो है कैटालिटिक प्रॉपर्टी। हम सभी को पता है कि कैटलिस्ट क्या होते हैं, कैटलिस्ट का वर्क क्या होता है। कैटलिस्ट का वर्क होता है कि किसी भी रिएक्शन को स्पीडली कराना। कोई रिएक्शन है वो स्लो हो रही है, मान लो कोई रिएक्शन है, इसमें हमने रिएक्टेंट लिया, रिएक्टेंट में हमने कैटलिस्ट मिला दिया, तो हमारी जो रिएक्शन होगी वो हमारी फास्ट होगी, और प्रोडक्ट बन जाएगा यहां से। कैटलिस्ट की एक खास बात होती है, कोई भी रिएक्शन को वो स्पीडली कराने के बाद ऐसे जैसी फॉर्म में हमने ऐड किया था उसी फॉर्म में हमारा कैटलिस्ट बाहर निकल जाता है। तो इसी से हमारा यहां से कैटलिस्ट बाहर निकल जाता है। तो ये तो हो गया कैटलिस्ट का काम। कैटलिस्ट क्या काम करता है कि किसी भी रिएक्शन को फास्टली करा के उसमें से प्रोडक्ट बना के एज इट इज बाहर निकल जाता है। तो अब हम बात करेंगे कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या जो होते हैं वो अच्छे कैटलिस्ट होते हैं या नहीं। तो इसमें सबसे पहले देखो, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो सारे ही कैटलिस्ट होते हैं, गुड कैटलिस्ट, क्योंकि इनके जो वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की जो वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जो कल हमने फाइंड की थी, वो एक से ज़्यादा होती है। और एक से ज़्यादा वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने की वजह से ये अपनी वैलेंसी मैक्सिमम तक इंक्रीज कर सकते हैं। जब इनकी वैलेंसी मैक्सिमम तक इंक्रीज होगी तो ये किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके उसका इफेक्टिव सरफेस एरिया, किसका, रिएक्टेंट का इफेक्टिव सरफेस एरिया इंक्रीज कर देंगे। जब ये इफेक्टिव सरफेस एरिया इंक्रीज कर देंगे तो कॉलिजन के लिए क्या होगा, सरफेस मिल जाएगा और रिएक्शन हमारी फास्टली हो जाएगी। तो इसमें देखो कोई यहाँ पे हमारा रिएक्टेंट है, ये रिएक्शन करता है, ये ऐसे रिएक्शन कर रहा है, ये इसका सरफेस एरिया। जब हम इसमें कैटलिस्ट ऐड कर देंगे, क्या ऐड कर देंगे, कैटलिस्ट। जब हम इसमें कैटलिस्ट ऐड कर देंगे तो ये क्या करेगा, कैटलिस्ट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया इंक्रीज कर देगा। देखो सरफेस एरिया इसका इंक्रीज कर देगा, और सरफेस एरिया इंक्रीज करने के बाद इनमें कॉलिजन होगा, और कॉलिजन होने के बाद रिएक्शन क्या होगी, उतनी ही फास्ट होगी, और रिएक्शन होने के बाद कैटलिस्ट एज इट इज बाहर आ जाएगा। तो इसमें देखो जनरली डी ब्लॉक मेटल्स आर गुड कैटलिस्ट बिकॉज दीज एलिमेंट्स विल रिप्रेजेंट मोर देन वन वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि इसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक से ज्यादा वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करते हैं। सो दे कैन इंक्रीज देयर वैलेंसी अप टू मैक्सिमम व्हेन दे पार्टिसिपेट इन रिएक्शन। जब इनके जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें एक से ज्यादा जब ये वैलेंसी दिखाएंगे तो ये वैलेंसी मैक्सिमम तक करेंगे, और जब रिएक्शन में पार्टिसिपेट होंगे, जब कोई भी एलिमेंट होगा वो किसी रिएक्शन में जब पार्टिसिपेट करेगा तो अपनी वैलेंसी क्या कर देगा, मैक्सिमम तक इंक्रीज कर देगा, एंड प्रोवाइड इफेक्टिव सरफेस एरिया फॉर द कॉलिजन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के कॉलिजन के लिए क्या करेगा, इफेक्टिव सरफेस एरिया प्रोवाइड करा देगा। After the formation of product, they return to their normal state and easily removed from the reaction. जैसे अभी बताया
कि रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट बनने के बाद कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट रिएक्शन में से अपनी नॉर्मल स्टेट में, जैसी स्टेट में हमने ऐड किया था उसी स्टेट में बाहर आ जाता है और रिएक्शन से इजीली रिमूव्ड हो जाता है। तो ये तो बात होगी कि डी ब्लॉक के मेटल्स जो होते हैं वो रिएक्शन कैटलिस्ट कैसे करते हैं उसमें, क्योंकि वैलेंसी क्या करते हैं, मैक्सिमम तक इंक्रीज कर सकते हैं। मैक्सिमम तक इंक्रीज करने के बाद इफेक्टिव सरफेस एरिया प्रोवाइड कराएंगे, किसको, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को, किस लिए, कोलिजन के लिए, और प्रोडक्ट बनने के बाद ऐसे ही बाहर निकल जाएंगे। तो ये तो हो गए कैटलिस्ट। अब देखो गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स जो होते हैं, जो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं वो FeNiZn, जब हम रिएक्शन करते हैं किसी भी रिएक्शन में FeNi या Zn एज अ कैटलिस्ट ऐड करते हैं तो वहां पे क्या होते हैं, गुड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं Cu, Ag, Au, Pt, और एक और ऐड करो पोटेशियम परमैंगनेट, जो पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है ये भी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में आते हैं। क्या आते हैं ये, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में आते हैं। कौन कौन से, पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये हो गए गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं FeNiZn, और गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं Cu, Ag, Au, Pt, और पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट। तो ये तो बात होगी हमारी कैटालिटिक प्रॉपर्टी की, तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो अब इसमें आगे देखो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी एटॉमिक रेडियस, यानी कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की एटॉमिक रेडियस कैसी होती है। तो इसमें जो डी ब्लॉक के मेटल्स होते हैं उनकी एटॉमिक रेडियस नॉर्मल जनरली सेम ही होती है या नियरली कांस्टेंट कह सकते हैं आप। लेकिन क्यों होती है, क्योंकि इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो वैलेंस शेल में एंटर नहीं करता, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो वैलेंस शेल यानी कि आउटर शेल में एंटर नहीं करता है। किस में एंटर करता है वो, पेनल्टीमेट शेल में, उसमें ट्रांजिशन होता है, इसलिए वो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आउटर शेल यानी कि वैलेंस शेल में एंटर ना करके पेनल्टीमेट शेल N-1 शेल यानी कि इनर शेल में एंटर कर जाता है। सो आउटर मोस्ट शेल जो होगा वो नियरली कांस्टेंट हो जाएगा, जो बाहर वाला शेल होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर ही नहीं कर रहा है। इलेक्ट्रॉन किस में एंटर कर रहा है, पेनल्टीमेट शेल में, इससे एक पहले वाले शेल में। तो बट इट इज ऑब्जर्व्ड दैट, लेकिन हमने एक चीज ऑब्जर्व की है, जो डी ब्लॉक सीरीज में एटॉमिक रेडियस होती है वो आगे बढ़ने यानी कि लेफ्ट टू राइट की तरफ चलने पर डिक्रीज हो रही है। जो हमारी एटॉमिक रेडियस है 21 स्कैंडियम, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30, जो एटॉमिक रेडियस है हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की वो लेफ्ट टू राइट चलने पर डिक्रीज हो रही है। हम ये नोट करते हैं। अब हम ये देखेंगे कि एटॉमिक रेडियस जो हो रही है वो डिक्रीज क्यों हो रही है। जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में लेफ्ट टू राइट की तरफ चलने पर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज क्यों होगी, क्योंकि हमारे क्या होगा, एटॉमिक साइज जो होगा डिक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि इसमें एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। देखो इसमें 21 है, इसमें 22, 23, ये जो होगा हमारा एटॉमिक रेडियस वो अप टू मिडिल ऑफ द सीरीज डिक्रीज होगी, अप टू मिडिल ऑफ द सीरीज डिक्रीज होगी, क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। अब इधर देखो एक रफ डायग्राम से, ये हमारा न्यूक्लियस है और ये हमने क्या बनाए हैं इसमें शेल्स। ये जो है हमारा लास्ट वाला ये आउटर मोस्ट शेल और ये हमारा पेनल्टीमेट शेल। पेनल्टीमेट शेल वही तो होता है आउटर शेल से ठीक एक पहले वाला, या फिर इसे पेनल्टीमेट शेल भी बोल सकते हो। जब हमारा
एटॉमिक रेडियस डिक्रीज क्यों होगी? जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज होंगे, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होंगे तो इसमें क्या होगा? इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज हो जाएगा। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होंगे वैसे वैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज हो जाएगा, और ये क्या करेगा? आउटर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउटर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब इसके इलेक्ट्रॉन, आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होंगे तो इसमें क्या होगा? साइज डिक्रीज हो जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होंगे तो क्या होगा? साइज डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि रेडियस जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। इसी वजह से जो 21 स्कैंडियम से 25 mn तक होते हैं, इनकी एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है। इन एलिमेंट्स की एटॉमिक रेडियस क्या होती है? डिक्रीज होती है। लेकिन हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि बीच के बाद से इस सीरीज में लेफ्ट टू राइट चलने का बीच के बाद से जो एलिमेंट्स दिए हैं इनकी एटॉमिक रेडियस कांस्टेंट हो जाती है, नियरली कांस्टेंट हो जाती है। अब वो कांस्टेंट क्यों होती है? क्योंकि मिडिल के बाद से क्या होता है, हमारा जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वे पेयरिंग स्टार्ट करने लगते हैं। डी सबशेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करने लगते हैं? पेयरिंग स्टार्ट करने लगते हैं, और पेयरिंग करने से क्या होता है? उसमें एक स्क्रीनिंग इफेक्ट हो जाता है। ये देखो, इसमें एक स्क्रीनिंग इफेक्ट स्टार्ट हो जाता है। जब इसमें स्क्रीनिंग इफेक्ट स्टार्ट हो जाता है तो इसकी एटॉमिक रेडियस जो होती है वो कांस्टेंट सी हो जाती है। क्या हो जाती है? कांस्टेंट। तो इसलिए हमने ये देखा जो 26 Fe से 29 Cu तक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी एटॉमिक रेडियस जो होती है नियरली कांस्टेंट होती है। तो ये तो बात होगी हमारे 29 Cu तक की। फर्स्टली क्या होगी? 21 Sc से मिडिल ऑफ द सीरीज तक एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगी। क्यों डिक्रीज होगी? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने पर इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स वर्क करेगा और ये आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब अट्रैक्ट करेगा तो रेडियस क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। रेडियस डिक्रीज हो जाएगी तो एटॉमिक रेडियस भी डिक्रीज होगी। आफ्टर मिडिल ऑफ द सीरीज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है तो इसमें क्या हो जाता है? स्क्रीनिंग इफेक्ट हो जाता है। जब उसमें स्क्रीनिंग इफेक्ट क्रिएट हो जाता है तो इसकी एटॉमिक रेडियस जो होती है, इन एलिमेंट्स की एटॉमिक रेडियस जो होती है वो नियरली कांस्टेंट हो जाती है। कैसी हो जाती है? नियरली कांस्टेंट। अब बात करते हैं लास्ट वाले एलिमेंट की, जो है हमारा 30Zn। अब इस एलिमेंट में क्या होता है? ये जो लास्ट मेंबर है सीरीज का, इसका तो डी सबशेल फुलफिल्ड होता है, लेकिन इसका एटॉमिक साइज जो होता है वो इंक्रीज होता है। किससे बड़ा होता है? इसका एटॉमिक साइज इसके नियर बाय एलिमेंट से बड़ा होता है इसका एटॉमिक साइज। अब वो एटॉमिक साइज क्यों बड़ा होता है? जो डी सबशेल जो होता है 30Zn लास्ट मेंबर का, वो फुलफिल्ड होता है और उसमें स्क्रीनिंग इफेक्ट और रिपल्सन फोर्स, स्क्रीनिंग इफेक्ट और रिपल्सन फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सन फोर्स जो होगा वो भी क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। जब इसमें पेयरिंग हो रही है इसमें स्क्रीनिंग इफेक्ट भी तो मैक्सिमम हो जाएगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट भी मैक्सिमम होगा और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सन फोर्स भी मैक्सिमम होगा। और उसको कैसे शो करेंगे हम? ENC, इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बन जाएंगे। और ये जो लास्ट एलिमेंट जो होगा इसका साइज क्या होगा? स्लाइटली इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। किससे इंक्रीज हो जाएगा? इसके जो नियर बाय एलिमेंट्स है जिनकी एटॉमिक रेडियस है नियरली कांस्टेंट है, तो ये हो जाएंगे इंक्रीज। तो अभी इसमें फिलहाल ये नोट करो, आप यहां तक नोट करो। इसमें फिर आगे देखेंगे 30Zn के लिए कैसे वर्क करेगा ये। तो इसमें आगे देखो लास्ट एलिमेंट के लिए लिखा है। लास्ट एलिमेंट्स कौन सा होता है हमारा सीरीज का? Zn। सो लास्ट मेंबर ऑफ द सीरीज द एटॉमिक साइज विल स्लाइटली इंक्रीज। जो सीरीज का लास्ट मेंबर होगा उसका एटॉमिक साइज क्या होगा? स्लाइटली इंक्रीज होगा, बिकॉज इन लास्ट
एलिमेंट डी सबशेल इज फुलफिल्ड। लास्ट एलिमेंट का डी सबशेल कैसा होता है? फुलफिल्ड होता है। तो फुलफिल्ड होता है, इसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होगा? स्क्रीनिंग इफेक्ट और रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सन क्या होगा? मैक्सिमम होगा। एंड इट विल डोनेट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। वो क्या बनाएंगे? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। द साइज ऑफ लास्ट एलिमेंट विल बी स्लाइटली लार्जर देन इट्स नियरबाई एलिमेंट्स। अब एक बार फिर से देखो, ये तो बात हो गई, स्टार्टिंग से देखो। जो स्टार्टिंग के लेफ्ट टू राइट सीरीज में लेफ्ट टू राइट चलने पर हमारा क्या हो रहा है? एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। इसमें जो हमारा एटॉमिक साइज है वो क्या होगा? एटॉमिक रेडियस जो है वो कैसी होगी? देखो, स्टार्टिंग से मिडिल ऑफ द सीरीज क्या है? लेफ्ट टू राइट चलने पर इसमें अप टू मिडिल ऑफ द सीरीज हमारा एटॉमिक रेडियस क्या हो रही है? एटॉमिक रेडियस हो रही है डिक्रीज। एटॉमिक रेडियस डिक्रीज क्यों हो रही है? क्योंकि इसमें एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज होंगे तो इसमें क्या होगा? एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने पर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स होगा वो हमारे आउटर शेल, यानी कि आउटर शेल कौन सा होता है हमारा? 4s। 4s शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसमें क्या क्या क्रिएट हो रहा है? इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स। कैसा फोर्स? अट्रैक्शन फोर्स। तो ये क्या करेगा? आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब ये अट्रैक्ट करेगा तो न्यूक्लियस का साइज क्या होगा? जब ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है तो ये कैसा आ जाएगा? और नजदीक आ जाएगा, फिर और अट्रैक्ट करेगा, फिर और नजदीक हो जाएगा। तो साइज क्या होगा? साइज होगा डिक्रीज हो जाएगा। पहले साइज ये था, फिर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। अट्रैक्ट करने के बाद साइज क्या होगा? डिक्रीज होगा। और जब इनका साइज डिक्रीज होगा तो एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगी? एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो जाएगी। कहाँ तक? मिडिल ऑफ द सीरीज तक। एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होंगे तो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। जब बाहर से आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होंगे, इसके न्यूक्लियस के क्लोज आ जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होगी? एटम की रेडियस क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। जब रेडियस डिक्रीज हो जाएगी तो इसका मतलब एटॉमिक रेडियस हमारी अप टू मिडिल ऑफ द सीरीज डिक्रीज होगी। अब इसके बाद के यहां तक तो बात हो गई हमारी। इसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बात करो आगे, यहां से क्या होगा? इन इलेक्ट्रॉन्स में, इन एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग एलिमेंट में स्टार्ट हो जाती है तो वहां पे एक स्क्रीनिंग इफेक्ट क्रिएट हो जाता है। जब यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट क्रिएट हो जाता है तो उसकी एटॉमिक रेडियस जो होती है वो कांस्टेंट हो जाती है, नियरली कांस्टेंट। स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होता है, एटॉमिक रेडियस नियरली कांस्टेंट हो जाएगी। अब ये तो हो गई इनकी नियरली कांस्टेंट हो गई। जो लास्ट वाला एलिमेंट है 30Zn, इसका जो डी सबशेल होता है, यही तो आता है इसका कॉन्फ़िगरेशन 4s2 और 3d10 आता है। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और इसमें 10 होते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है? डी सबशेल क्या है हमारा? कंप्लीटली फिल्ड है। डी सबशेल कंप्लीटली फिल्ड है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो रही है? पेयरिंग हो रही है। इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो रही है। सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं? पेयर्ड फॉर्म में है। तो इसका जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होगा वो भी मैक्सिमम होगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होगा? मैक्सिमम होगा। और इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होगा? एक रिपल्सन फोर्स भी तो वर्क करेगा। इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या वर्क करेगा? रिपल्सन फोर्स। और जब इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट और रिपल्सन फोर्स मैक्सिमम हो जाएंगे तो उसमें एक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्या ENC हो जाएगा इसमें, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और इसकी वजह से इसका जो साइज होगा ENC इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज
क्रिएट होने की वजह से ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। क्या करेगा, आउटर मोस्ट शेल के और डी सब शेल के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो साइज क्या होगा, साइज इंक्रीज हो जाएगा। देखो पहले तो यहाँ है, जब ये इनको रिपेल करेगा तो ये यहाँ आ जाएंगे, फिर और रिपल्सन फोर्स होगा तो इधर आ जाएंगे। तो क्या हो रहा है, साइज रेडियस क्या हो रही है, रेडियस इंक्रीज हो रही है। तो इसी वजह से इसके जो नियर बाय एलिमेंट्स होते हैं जिनकी रेडियस हमने कांस्टेंट मानी है, किसकी वजह से, स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से, तो इनसे क्या होगा, इसकी एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो जाएगी। तो ये तो हो गई ये बात। अब हम इसमें आगे लिखेंगे कि कौन से एलिमेंट की एटॉमिक रेडियस कितनी होती है। देखो अब जैसे इससे बिल्कुल आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि कौन से एलिमेंट की एटॉमिक रेडियस कहाँ तक डिक्रीज हो रही है, फिर कहाँ से नियरली कांस्टेंट है, और फिर लास्ट वाले एलिमेंट की इंक्रीज होके कहाँ तक जाती है। जो हम इसकी एटॉमिक रेडियस है वो देखो, जो फर्स्ट वाला एलिमेंट होता है उसकी एटॉमिक रेडियस कितनी होती है, इसकी एटॉमिक रेडियस है 144, नियरली इतनी मानी जाती है, 144 pm पिकोमीटर। इनकी एटॉमिक रेडियस जो होती है पिकोमीटर में होती है, इतनी 144 पिकोमीटर, पिकोमीटर में लिखी जाती है इनकी एटॉमिक रेडियस। इधर लिख लो पिकोमीटर। जो 22 Ti है, अप टू मिडिल ऑफ द सीरीज क्या होंगे, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगी, इसकी हो जाती है 132 पिकोमीटर। 23 वेनेडियम, इसकी हो जाएगी 23 वेनेडियम की 127। 24 क्रोमियम की इससे डिक्रीज हो जाएगी, क्या हो रही है 118। देखो सबसे पहले की क्या है 144, 132, 127, 118, क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अप टू मिडल ऑफ द सीरीज क्या होगी, डिक्रीज होगी। और मिडिल के बाद से क्या होगी, पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। पेयरिंग जब स्टार्ट हो जाएगी तो स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा और इसकी एटॉमिक रेडियस क्या होगी, कांस्टेंट हो जाएगी, नियरली कांस्टेंट हो जाएगी, लगभग सेम आती है। इसकी भी 117 आती है, इसकी कितनी आती है, इसकी भी नियरली कांस्टेंट। नियरली कांस्टेंट का मतलब यही तो है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है इनमें। और जो लास्ट वाला एलिमेंट है हमारा 30Zn, इसकी एटॉमिक रेडियस क्या होगी, इसके नियर बाय एलिमेंट से स्लाइटली लार्जर, मतलब इसकी एटॉमिक रेडियस क्या होगी, बड़ी होगी, किनसे, इन एलिमेंट से। इसकी आती है 130, इसके नियर बाय एलिमेंट से कैसी होगी, लार्जर होगी। तो ये तो होगी इसकी एटॉमिक रेडियस। समझ में आ गया कि कौन से एलिमेंट की एटॉमिक रेडियस हम कैसे मेजर करते हैं। जो अप टू मिडिल ऑफ द सीरीज क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि क्या हो रहा है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहे हैं तो क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब ये अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगी, रेडियस डिक्रीज होगी। तो एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट चलने पर क्या होगी, डिक्रीज होगी। और आफ्टर मिडिल ऑफ द सीरीज क्या होगी, पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है तो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्रिएट होता है और इनकी एटॉमिक रेडियस नियरली कांस्टेंट होती है। और 30Zn में क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट और रिपल्सन फोर्स इलेक्ट्रॉन्स के बीच क्या होता है, मैक्सिमम हो जाता है और उसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्रिएट हो जाता है और फिर इससे क्या होता है, उसके नियर बाय एलिमेंट से उसकी एटॉमिक रेडियस ज्यादा होती है। तो ये तो बात होगी एटॉमिक रेडियस की। अब इसको नोट कर लो आप। तो ये तो हो गया, आज हमने कौन कौन से पॉइंट्स किए हैं इसमें डी ब्लॉक की प्रॉपर्टी के लिए। तो कैटालिटिक प्रॉपर्टी की है कि वो कैटलिस्ट कौन कौन से कैसे कैटलिस्ट होते हैं, गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स और गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कैसे होते हैं। और हमने क्या डिस्कस किया, एटॉमिक रेडियस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब एक बात बताइए आप मुझे, आपको एक डाउट है, जो डी ब्लॉक में 25 Mn होता है और 30 Zn होता है, इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स में डाउट है आपको। जो 25 Mn
और 30Zn एक्स्ट्रा स्टेबल हैं, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आपके अकॉर्डिंग हाई होने चाहिए। ऐसा क्यों है? अब हमने देखो 25Mn का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये आएगा 4s2 और 3d5 आता है, और इसका 4s2 और 3d10 आता है। इसमें जो आउटर मोस्ट शेल है ये हमारा कौन सी बॉन्डिंग रिप्रेजेंट करता है? कोवैलेंट बॉन्डिंग। कैसी बॉन्डिंग? कोवैलेंट बॉन्डिंग। और जो हमारा ये वाला सब शेल होता है ये कैसी बॉन्डिंग रिप्रेजेंट करता है? मेटेलिक बॉन्डिंग। एक्स्ट्रा स्टेबल होने की वजह से जो इनके ये 25Mn में मेटेलिक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। मेटेलिक बॉन्डिंग बनाने की जो टेंडेंसी होती है स्टेबल होने की वजह से वो बहुत लो हो जाती है। और मेटेलिक बॉन्ड कैसा होता है? मेटेलिक बॉन्ड होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कंपैरिजन टू कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड कैसा होता है? वीक बॉन्ड। जब एक्स्ट्रा स्टेबल होने की वजह से इसमें मेटेलिक बॉन्डिंग नहीं हो पाती है तो मतलब इसका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बन पाता है। इसमें कैसी बॉन्डिंग होती है? कोवैलेंट, दैट मीन्स वीक बॉन्डिंग होती है। तो इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी लो माने जाते हैं। क्या होते हैं? इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी लो हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें सिर्फ कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है। स्टेबल होने की वजह से इसमें मेटेलिक बॉन्डिंग यानी कि स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं होती है। ऐसी यही मेथड है, यही इसके 30Zn के लिए। 30Zn में भी तो ये आउटर शेल जो होगा कोवैलेंट बॉन्ड रिप्रेजेंट करेगा, कोवैलेंट बॉन्ड रिप्रेजेंट करेगा। और स्टेबल होने की वजह से इसमें मेटेलिक बॉन्डिंग बनाने की टेंडेंसी नहीं होती है। मेटेलिक बॉन्ड नहीं बनता है क्योंकि इसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं? पेयर्ड फॉर्म में होते हैं। सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं? इसमें पेयर्ड फॉर्म में होते हैं। पेयर्ड फॉर्म में होने की वजह से इसमें मेटेलिक बॉन्डिंग नहीं हो पाती। जब मेटेलिक बॉन्डिंग नहीं होगी तो बॉन्डिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? सिर्फ कोवैलेंट बॉन्ड। और कोवैलेंट बॉन्ड कैसा होता है हमारा? वीक बॉन्ड। और वीक बॉन्डिंग की वजह से इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं बहुत लो होते हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? लो होते हैं। इतने लो कि HG तो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है। तो हो गई ये बात क्लियर कि किसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसे होते हैं। बाकी के जो एलिमेंट्स है उसमें क्या होते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसमें मेटेलिक बॉन्डिंग भी होती है, कोवैलेंट बॉन्डिंग भी होती है। फर्स्ट टू फोर्थ क्या होती है? मेटेलिक बॉन्डिंग इंक्रीज होती है। क्यों? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं। आफ्टर मिडिल ऑफ द सीरीज क्या होता है? पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होने लगते हैं। तो क्या होगी? मेटेलिक बॉन्डिंग डिक्रीज हो जाएगी। तो ये चीज समझ में आ गई आपको? अगर कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ लिया करो, हम नेक्स्ट क्लास में आपको समझा दिया करेंगे। तो ये तो बात हो गई हमारे दोनों टॉपिक की, और ये चीज़ भी आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आप हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए, हमें सपोर्ट कीजिए। सो थैंक यू सो मच।